हेलो छात्रों। यदि आप एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी में आप भी समझते हो कि सेट मारना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। इससे कई फायदे हैं। पहला तो ये, आपको ये पता चल जाता है कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। आप ये जो अगला एग्जाम जो आपका आने वाला है उसको आप फोड़ पाओगे कि नहीं फोड़ पाओगे, ये भी समझ में आ जाता है। तो मैं तो एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। साथ में सैंपल मॉडल पेपर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज इसी सेगमेंट में हम आपको एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 11/7/2024 को जो एग्ज़ाम ये हुआ था, इसका पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इस सॉल्यूशन जब हम कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हम कैसे उस डेप्थ तक पहुँचाएंगे आपको, जहाँ से कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ना होगा, कहाँ का तैयारी अधूरी रह गई है, वो सब भी हम आज इंक्लूड करके चलेंगे ताकि आपको अपना कमी, अपना वीकनेस पता चले और जल्द से जल्द आप उसको दूर कर सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। और इसमें करने की क्या है कि इस सेगमेंट्स में 4 सेगमेंट हैं, इसमें से ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। देखिए सेंटेंस आपका क्या है, द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। जो नया सेक्रेटरी है वो मुझे पसंद नहीं करता। तो आप ये समझ रहे, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें क्या एरर है ये ढूंढना है। एकदम सिंपल सा चीज है। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी डू डज का यूज होता है तो डू डज या डिड, इवन डिड का यूज होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब जो है अपना बेस फॉर्म में आ जाता है। आप यहां देखिए साफ से पकड़ सकते हैं कि डज नॉट लाइक्स, ये कभी नहीं हो सकता। डज नॉट लाइक होता है। डू, डज, डिड, इन तमाम वर्ड्स के बाद क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसके बाद आपका बेस फॉर्म आता है। तो आपने एरर पकड़ लिया, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये देखिए डज नॉट लाइक नहीं होना चाहिए, ये लाइक्स जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ लाइक हो जाएगा, LIKE लाइक हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट में मैंने बता दिया। अब यहां से एक चीज समझ में आ गया कि अगर आपको एसएससी फोड़ना है तो सिंपल सा टेंस पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर 3 डज नॉट लाइक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। इस सब चीज पे बहुत गौर से ध्यान दीजिए। यहां पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सब एक दूसरे से मिलता हुआ है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, उसको ढूंढना है। आइए पढ़ते हैं। दे ऑलवेज मीट ईच अदर, they quite meet each other, they often meet each other, they hardly meet each other। अब देखिए इसमें बाकी सब तो सेम है, इस बीच में जो एक लाइन है वर्ड्स का, ऑलवेज, क्वाइट, ऑफन, हार्डली, इसमें ही चूज करना हो, बाकी तो सब सेम है। तो देखो इस चारों क्या है, चारों के चारों एडवर्ब्स हैं। ऑलवेज, क्वाइट, ऑफन, हार्डली, ये सारे के सारे एडवर्ब है। लेकिन इन चारों में एक चीज देखो, यहां पर जो मीट कर रहा है, एक दूसरे से मीट करते हैं हमेशा, क्वाइट, ऑफन। तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, हमेशा। क्वाइट मैंने कहा था अच्छा खासा, बिल्कुल। और इसके बाद क्या है आपका ऑफन, ऑफन का मतलब प्राय, हार्डली मतलब मुश्किल से, बहुत कम, अक्सर, बहुत कम टाइम। तो इसमें एक सिंपल सा एरर आप पकड़ सकते हैं कि ऑलवेज, ऑफन और हार्डली क्या है, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। और क्वाइट जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एक दूसरे से जो मिल रहा है इसका ये टाइमिंग बता रहा है। तो टाइमिंग के लिए भैया कोई 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलवेज मिले, 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफन मिले,
कभी कभी मिले, और 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्डली मिले, कभी कदाल मिल गया तो मिल गया। लेकिन क्वांटिटी मिलने का तो हो नहीं सकता ना, टाइम हो सकता है मिलने का। तो क्वाइट जो है बिल्कुल मीट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए जो ये क्वाइट जो वर्ड है ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वांटिटी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है जो यहाँ पर नहीं लग सकता है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, दे क्वाइट मीट ईच अदर, यही एरर है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट में बांटा गया सेंटेंस को, इसमें से हमको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो ये सेंटेंस पढ़ते, द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम। मैनेजर ने कुकिंग टीम से पूछा, क्या पूछा? हु अमंग यू इज टू बेक्ड द क्रिसमस केक दिस ईयर। तो इसमें देखिए क्या एरर है, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। मैनेजर ने पूछा, ये तो ठीक ही है, हु अमंग यू इज, यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। हु अमंग यू इज, तो आप में से कौन एक, तो ये हु अमंग यू टोटली क्या बन जा रहा? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जा रहा, तो इसलिए इज सही है, इज गलत नहीं है। आगे क्या है देखिए, टू के बाद क्या दिया? बेक्ड दिया है, तो बेक्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टू के बाद जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, या फिर उसको जीरो फॉर्म बोला जाता है, बेस वर्ब होता है। तो बेस वर्ब क्या होता है? बेक होगा, बेक्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जा रहा है? 4 नंबर, अमंग यू इज टू बेक्ड द, ऐसा करके ना तोड़ तोड़ के दिया, इसको समझना होगा। तो ये आपका सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इसमें भी हमको 4 पार्ट किया हुआ एरर ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गीता वाज वर्किंग नाउ बट सी कैन बी सीन अमंग स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आराम से अगर आप मीनिंग को कंप्रीहेंड करते, मीनिंग को समझते हैं, तो कितना आसानी से समझ। गीता वाज वर्किंग नाउ कैसे हो सकता बोलो तो? गीता अभी काम कर रही थी, अभी की थी, दोनों तो कभी कंट्राडिक्ट हो जा रहा ना, कभी मैच नहीं कर रहा। तो यही एरर है भाई, इसमें कुछ सोचने का ही नहीं। ये वाज जो आपका है, ये वाज कैसे हो सकता है? वाज के साथ नाउ कभी नहीं एडजस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, यही पार्ट आपका नंबर 1 जो पार्ट है ये आपका क्या है? एरर में है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है आपका? ये भी मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ, क्वेश्चन में अंडरलाइन है लेकिन हम लोगों ने उसको स्टार से कवर किया हुआ है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द वाटर्स ऑफ जर्मनी। अच्छा वाटर्स होता है क्या, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। वाटर्स होता है, वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडी, जैसे कि आपका लेक हो जाएगा, कोई सी हो जाएगा, उन सब चीजों को जो वाटर बॉडीज है उसको हम लोग वाटर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग डेजर्ट को सैंड्स बोलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को वुड्स बोलते हैं, उसी तरह जो है वाटर बॉडीज को हम लोग वाटर्स बोल सकते हैं। तो द वाटर्स ऑफ जर्मनी का मतलब समझ गए हैं, आर एबंडेंट इन फिश बट देयर आर फ्यू जेनेरा एंड स्पीसीज इन देम। इन देम किसके लिए आया है? वाटर्स के लिए आया है, सी रिवर जो भी होगा। अब यहां समझते हैं हम लोग को करना क्या है, एबंडेंट का अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाना, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा है, तो उसको एबंडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? कम होना। देखिए ये 4 वर्ड है, इस सबका मीनिंग को समझते हैं। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब यहां कोई लेना देना नहीं, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा लड़ाई होता है, डिस्प्यूट होता है। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना, तो ये बड़ा ही होगा, तो ये तो सेम मीनिंग जैसा हो जा रहा, एबंडेंट से मैच नहीं कर रहा है। और डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। और एले का मतलब होता है कुछ ऐसा दवाई हो जो आपके दर्द को कम कर दे, उसको बोलते हैं एले, दर्द को कम करना। तो एबंडेंट का जो एंटो हो जा रहा है वो कौन सा हो जा रहा है? आपका जो सही सफिशिएंट हो रहा है वो क्या है? डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब क्या हो जा रहा है? कम होना, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग समझते हैं एक चीज और, कि कैसे समझा जाए ये जो एंटोसाइनो इतना सा आता है, और इस पेपर में खासतौर से एंटोसाइनो बहुत ज्यादा ही भर दिया है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं। देखो एक
ट्रिक दे रहे हैं यहाँ पर, आराम से आप पकड़ दे। एबंडेंट का मतलब आपको क्या बताया, प्रचुर मात्रा। चलिए नहीं पता, आपको नहीं मालूम एबंडेंट का मीनिंग क्या है, वो भी चलेगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन को गौर से देखो। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या है, झगड़ा लड़ाई, ये क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। फ्लोरिश अच्छा मीनिंग है। डिफिशियंट कम होना, ठीक है। अगर कुछ तो पता होगा, एले का मतलब चलिए नहीं पता है, एक डिफिशियंट तो नॉर्मल सा वर्ड है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मीनिंग कौन हो रहा, जो बाकियों से एकदम डिफरेंट मीनिंग होगा वही आपका आंसर होगा ज्यादातर केसेस में। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन को पढ़ करके उसमें ऑप्शंस को कंपेयर कीजिएगा। अगर ऑप्शन में अगर वर्ड का सारा का मीनिंग आपको याद है, पता है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। जिस वर्ड का मीनिंग बाकी तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा, वही आपका उत्तर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। चलिए, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। लो, फिर से एंटोनिम, ये भी एंटोनिम है और इस बार देखिए किसका एंटोनिम ढूंढना है। ये सेंटेंस दिया हुआ, आई हैव लेफ्ट इट टू हिज डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन माई ऑफर। मैं उसके विवेक पे छोड़ देता हूं, उसके नॉलेज पे छोड़ देता हूं, उसके ज्ञान पर छोड़ देता हूं, उसका जो जैसा भी बुद्धि है उस पे छोड़ देते हैं कि वो मेरे ऑफर को डिक्लाइन करता है या एक्सेप्ट करता है। अब देखिए यहां पर समझने गए, यहां पर किसका मीनिंग ढूंढना है हम लोग को। तो यहां हम लोग को मीनिंग ढूंढना है, अंडरलाइन नहीं किया हो, मैं कर देता हूं। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मीनिंग, डिस्क्रेशन का एंटो ढूंढना है। तो डिस्क्रेशन का मैंने क्या बोला, स्वविवेक होता है। स्वविवेक का मतलब क्या, आपका अपना जो मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये आपका बुद्धि, आपका दिमाग जो है ना, वो बहुत सारा काम होता है। अच्छा ऐसा होगा तो क्या करेंगे, भैया अपना दिमाग से कर लेना जो तुमको समझ में आएगा। तो अपना समझ जिसको बोल सकते हो। आओ इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए, जजमेंट का मतलब क्या होता है, फैसला। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धि। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब। और इन अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन मतलब ध्यान देना, इन अटेंशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान नहीं देना, मैंने इग्नोरेंस बोल सकते हैं। आप देख लो चारों ऑप्शन में कौन सा मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जजमेंट, विजडम, कैलकुलेशन एक जैसा मिल रहा है। कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, जिसके पास विजडम होगा। जजमेंट कौन करेगा, जिसके पास विजडम होगा। तो ये तीनों जुड़ा हुआ है, लेकिन इन अटेंशन क्या बिल्कुल अलग, लापरवाह, बिल्कुल अलग है। तो यही आपका आंसर होगा। वैसे भी डिस्क्रेशन का मतलब विवेक, बुद्धि होता है। इन अटेंशन का मतलब इग्नोरेंस होता है, मतलब बुद्धि नहीं होना। तो डिस्क्रेशन का एंटो क्या हो जाएगा, इन अटेंशन। ये सब जो ट्रिक हम बीच बीच में बता रहे हैं, इसको जरूर गौर कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट, लेटर अबाउट द स्ट्रीट। देखिए गली में मत क्या कर सकते। लेटर का मतलब क्या, लेटर का मतलब बाद, अबाउट कोई मीनिंग एडजस्ट नहीं कर रहा है। लीटर अबाउट का मतलब होता है कि गंदा वंदा कर देना। अगला क्या है, लॉइटर अराउंड। लॉइटर अराउंड का मतलब इधर उधर घूमना, मस्ती करना, मतलब बेमतलब का एमलेसली घूमना। अगला लीटर अबाउट, लेटर अबाउट, सब उसी से मिलता जुलता वर्ड दिया है। लेकिन याद रखिएगा लॉइटर अराउंड का मतलब क्या होता है, लॉइटर अराउंड का मतलब होता है घूमना। और यहां पर क्या बोला, स्ट्रीट, स्ट्रीट मैंने रोड, गली। तो डू नॉट क्या हो सकता है कि रोड पर मत घूमो, तो ये सही बात हो जाएगा। एक कोरोना का टाइम का क्वेश्चन है क्या, ये क्या हो जाएगा, लॉइटर अराउंड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है। क्या करना है, सिनोनिम्स खोजना है। देखिए रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन तो पढ़े ही होंगे। रोटेशन का मतलब क्या होता है, आपका वो जो दैनिक गति होता है। रेवोल्यूशन माने क्या होता है, वार्षिक गति, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, चारों ओर घूमना, चक्कर काटना, चक्कर लगाना। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, हमको क्या ढूंढना है, साइनो ढूंढना है, मतलब सेम मीनिंग। तो स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है, रुका होना। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मीनिंग ना भी मालूम हो तो भी आप गेस कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, पहले मीनिंग से देख लेते हैं। हारमोनी का मतलब होता है एक रूपता, जब सब में एक तालमेल बना हो तो उसको बोलते हैं हारमोनी। ऑर्डर का मतलब एक क्रम से सजा होना। और क्या है, गिरेशन, गिरेशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। तो देखिए अगर मीनिंग पता है तो आराम से आप रेवोल्यूशन का क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन जो आपका दिया है तो रेवोल्यूशन के लिए आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब भी चारों तरफ घूमना, और गिरेशन का मतलब भी होता है चारों तरफ घूमना। तो भैया इसका आंसर तो यही होगा। अगर लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपको मीनिंग नहीं पता है,
तो कुछ गेस कर सकते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब तो सबको पता ही होगा, इतना देखिए, जो नॉर्मल अगर मीनिंग पता तो भी आप कर सकते हैं। कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर सकते हैं। स्टेग्नेशन देखिए, हार्मोनी देखिए, ऑर्डर देखिए, अलग टाइप का है। गिरेशन जो है एक अलग मीनिंग देता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन गिरेशन को आप एक साथ जोड़ सकते हैं आराम से, एक ट्रिक है। और इस ट्रिक को समझने के लिए बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे रूट वर्ड्स का, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। उससे ये सारा प्रॉब्लम जहां से हम आपको आंसर दे पा रहे हैं वो रूट वर्ड ही है। तो रूट वर्ड को एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये एंटोसाइनो। चलिए अब आ जाते हैं, एक नया क्वेश्चन आया है। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ क्या है, रिवलरी। रिवलरी मतलब, रिवलरी मतलब क्या होता है, झगड़ा लड़ाई जो होता है। द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू ब्लैंक दिया हुआ एंड पार्टिसिपेट इन अ नेशनल इवेंट टुगेदर। देखिए यहां पर सिंपल मीनिंग को समझिएगा। बहुत दिनों के झगड़ा के बाद दो स्कूल है, दो स्कूल होगा, बच्चों का जो स्कूल होता है, डिसाइडेड, या फिर कुछ स्कॉलर्स के भी ग्रुप को स्कूल्स बोलते हैं। तो दो स्कूल जो थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग क्या करेंगे, पता नहीं, खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, और नेशनल इवेंट में एक साथ भाग लेंगे। तो पुराना झगड़ा को वो लोग क्या करेगा। अब इसके लिए 4 गो आइटम्स दिया हुआ, कौन सा सही होगा। देखिए पहला आइटम क्या है, बी इन द डोल्ट्रम। डोल्ट्रम में होने का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड होना। डिप्रेस्ड होना का मतलब क्या होता है, मतलब शांत होना, कुछ नहीं कर पाना, हलचल खत्म हो जाना, शांत होना। और ऐसे भी याद होगा, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, डोल्ट्रम एक एरिया होता है जहां पर हवाएं शांत रहती है। दूसरा का गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है, लीव या एबंडन बैड हैबिट्स। कोई अगर बुरी आदतों को छोड़ता तो इसको बोलते हैं गो कोल्ड टर्की। तीसरा क्या है, बिल द कैट। बिल द कैट का मतलब क्या होता है, रिस्क लेना, टेक द रिस्क। और बरी द हैचेट, इसका क्या मतलब होता है, अपना पुराना विवाद को दफना देना। हैचेट का मतलब क्या होता है, कोई हथियार काटने का। अगर हम हथियार जमीन में दफना दे रहे, इसका मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा हम बंद करेंगे। तो सीधा से मीनिंग आ जा रहा कि यहां भी ये लोग स्कूल दोनों अपना लड़ाई झगड़ा बंद करके नेशनल इवेंट में एक साथ भाग लेना चाहता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरी द हैचेट। एक मिनट, हाँ, बरी द हैचेट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। एंटोनिम्स ढूंढना, किसका, गैस्टली का। गैस्टली का मतलब क्या होता है, गैस्टली का मतलब होता है एक भयंकर, जो भयावह हो, डरावना हो, खतरनाक हो, उसको बोलते हैं। इसका एंटो मैंने उल्टा ढूंढना। तो जो डराता हो, जिससे आपको डर लगता है, उसका उल्टा क्या हो सकता है, रिलैक्सिंग ना, ये रिलैक्स तो आपको आराम पहुंचाता है। प्लीजेंट, जो आपको पसंद आए। बीटर, जो तीखा हो। एजिटेटेड माने उत्साहित, बहुत ज्यादा उग्र होना, गुस्सा होना, उसको। तो घैस्टली का जो सही प्रॉपर मीनिंग बैठ रहा है, इसका एंटो करना है, उल्टा करना है। तो घैस्टली का मतलब क्या बताएं, फियरफुल जो होता है, डरावना जो होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगे, प्लीजेंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्लीजेंट। तो ये रहा आपका प्लीजेंट, इसका सही आंसर रहा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट अंडरलाइन है, हम बता देते हैं कौन सा अंडरलाइन है। उसको क्या करना, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, उसका दूसरा मीनिंग ढूंढना है। देखिए क्या लिखा, द एक्सपीरियंस्ड सर्जन हैंडल द डेलिकेट प्रोसीजर विथ केयर एंड प्रिसीजन। जो एक्सपीरियंस्ड सर्जन था, सर्जन माने ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर था, उसने केस को, प्रोसीजर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया, इसका हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि आपका जो अंडरलाइन वर्ड होगा एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस्ड का सब्स्टिट्यूट कौन वर्ड कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या क्या वर्ड दिया हुआ है। एक दिया अनस्किल्ड, ये कैसे का, अनस्किल्ड मैंने जिसके पास स्किल नहीं है, भैया जो एक्सपीरियंस्ड होगा उसके पास स्किल कैसे नहीं होगा। एमेचर, एमेचर का मतलब क्या, नौसिखिया टाइप के लोग। अनट्रेंड, जो ट्रेंड ही नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। और अगला एक वर्ड दिया, देखिए क्या, सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड। सीजन का मतलब जो मौसम
का असर जो झेल चुका है, जो मौसम को बर्दाश्त कर चुका है, मौसम को झेल चुका है, नए नए परिस्थितियों को झेल चुका है, उसी को बोलते हैं सीजन। तो एक्सपीरियंस्ड का जो सही सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा? सीजन। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो गया सीजन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है? देखिए आपका कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? सर एंटोनिम ढूंढना है कैंडिड का। तो कैंडिड का एंटोनिम क्या है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कैंडिड का मीनिंग हमको नहीं पता है, तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। क्रूएल है, टॉप है, ब्राइट है, ऑनेस्ट है। अब इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश। क्रूएल का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा, क्रूर टाइप का जो होता है वो। टॉप का मतलब ऊपर, ब्राइट का मतलब चमकीला, और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। तो कैंडिड का मतलब होता है जो फ्रूटफुल होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रैंक होता है, जो कोई भी बात को एकदम स्ट्रेट वर्ड बोल देता है, ज्यादा कोई इधर उधर नहीं करता, जैसे उसके पास आता वो वैसे दे देता है, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो इस तरह से अगर हम लोग सोचे तो क्रूएल आदमी तो ऐसा करता नहीं, वो अपना दिमाग चला के काम करता है। टॉप का कोई लेना देना नहीं है इस मीनिंग से। ब्राइट माने चमकीला, इसका कोई लेना देना नहीं, बस आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट इंसान क्या करता है? वो भी अपना दिमाग नहीं लगाता, जो जैसा बात होता उसको वैसे बोल देता है। तो जो नियरेस्ट है, हम ये नहीं बोलेंगे कैंडिड का जो सिनोनिम्स ऑनेस्ट आ रहा है, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन में से जो हो रहा है वो कौन हो रहा है? वो आपका ऑनेस्ट ही हो रहा है। तो आपको ऑनेस्ट ही टिक करना चाहिए, क्योंकि आपको 4 में से ही चुनना है। लेकिन 100% ऑनेस्ट कैंडिडेट का मीनिंग नहीं हो रहा, फिर भी आपको यही चूज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन वैसा नहीं दिया है। अब आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है। एंटोनिम्स अगेन भर दिया है, एंटो और सेनो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। रेस होने वाला है, दौड़ होने वाला है, एथलीट लोग खड़े हैं, और जिस एथलीट की बात कर रहा हूं वो एथलीट कैसा दिख रहा? अनसेटल्ड। अनसेटल्ड का मतलब क्या है? अब सोचिए थोड़ा। रेस नहीं हुआ है, रेस के लिए वो लोग खड़े हैं, और ऑडियंस को किसी को दिख क्या रहा है कि एथलीट जो है अनसेटल्ड है। सेटल्ड का मतलब क्या? सब कुछ अनसेटल। अगर वो अनसेटल्ड, इसका क्या मतलब है? उसको मतलब अपनी जीत का भरोसा नहीं है। आइए देखिए, जीत का भरोसा ना हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, तो अनसेटल्ड का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अनकॉन्फिडेंट बोल सकते। तो इसका उल्टा क्या होगा भैया? कॉन्फिडेंट होगा। देखिए साफ पता चल गया, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर करने का जरूरत ही नहीं है आपका। तो इसका आंसर आपका क्या? अनसेटल्ड का आंसर क्या हो जाएगा? अनसेटल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द ऑप्शन द बेस्ट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ आइडियम एंड फ्रेजेस अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। देखिए यहां पर क्या है? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की दुनिया में जो जैक होगा, जो ऑल ट्रेड का जैक होगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। देखिए जैक किसी का नाम है जस्ट। ठीक है, ऑल ट्रेड का मतलब सारे व्यापार का, सारे काम का। एक आदमी जो सारे व्यापार को कर सकता है वो स्पेशलाइजेशन की दुनिया में टिक नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब क्या हो जा रहा है? एक ऐसा आदमी जो सारे काम को करता हो लेकिन किसी काम में वो माहिर न हो। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया? अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स। एक आदमी जो बहुत सारे काम कर सकता हो बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, लेकिन किसी भी काम में वो एक्सपर्ट ना हो। दूसरा क्या? अ बिजनेसमैन। तीसरा क्या दिया? अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो अच्छी तरह से बात कर लेता है। एन एक्सपर्ट ऑफ मैनी जॉब्स, एक ऐसा एक्सपर्ट जो बहुत सारे जॉब्स का एक्सपर्ट हो। तो एक्सपर्ट तो है ही नहीं ये आदमी। देखिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड को याद रखिएगा, एक आदमी जो सारे काम करता है, इसमें हमेशा क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन किसी भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी। ये इसका सही आंसर होगा। तो इसी को आप लोगों को टिक करना है, ये सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए अगेन एंटोनिम्स।
किसका एंटोनिम खोजना? कंपलसरी। कंपलसरी देखिए एकदम इजी वर्ड है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य, जरूरी, मस्ट। अब इसका क्या है? ऑप्शंस देखिए, इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं। क्या है? फैक्शनल, रिलायबल, ऑप्शनल, फुल फ्लेज्ड। अब इसमें क्या समझाने का भैया? कंपलसरी का मतलब जरूरी, अनिवार्य। ऑप्शनल का मतलब आपका इच्छा तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, विकल्पित। तो कंपलसरी का जो आपका मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंपलसरी का जो मीनिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शनल। ये एकदम सिंपल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या है? आई वॉज अलार्म्ड लेस्ट वी शुड बी रेग्ड। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका 4 पार्ट किया हुआ है। आई वॉज, वी शुड, अलार्म, लिस्ट और बी रेग्ड। इसमें बोला चारों में कौन सा एरर है वो ढूंढे। कंटेनिंग स्पेलिंग एरर है, किसी एक वर्ड में स्पेलिंग एरर है। तो एक वर्ड जो आपको दिख रहा है किसका स्पेलिंग एरर हो सकता है? बताए आई का स्पेलिंग गलत है क्या? वाज का गलत है? आप देख लो। लिस्ट एक होता है, लिस्ट से मैच कर रहा है, तो लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, इफ नॉट, तो वो वाला लिस्ट है। फिर ये लिस्ट सही है, शुड बी, ये सब तो सही है। अलार्म्ड का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो भैया ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, एक जो वर्ड जो आपके लिए अननोन है, रेक्ड, इसी का स्पेलिंग गलत होगा, सिंपल सी बात है। और इसका स्पेलिंग सही क्या होता है? डब, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया, WRECKED होता है। रेक्ड मैंने क्या होता है? टूटा हुआ या टूटना। तो ये स्पेलिंग का मिस्टेक है, ये स्पेलिंग यहां पर सी खाली मिस कर दिया है। तो आपको आराम से 4 नंबर को टिक कर दीजिए, आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ ब्लैंक दिया हुआ है फ्रॉम द ऑडियंस। ऑडियंस से आर्टिस्ट ने रिसीव किया, ऑडियंस के से उसको आर्टिस्ट को क्या मिला? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आप बता दो क्या मिला। एप्लॉज मैंने तो जानते होंगे, प्रशंसा मिला। लेकिन प्रशंसा को कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे? अगर बहुत सारी प्रशंसाएं मिल रही तो उसको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेंटी ऑफ एप्लॉज बोलेंगे, हैंडफुल ऑफ एप्लॉज बोलेंगे, बंच ऑफ एप्लॉज बोलेंगे, या राउंड ऑफ एप्लॉज बोलेंगे? तो समझते हैं। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। हैंडफुल माने मुट्ठी भर, बंच माने गुच्छा, और राउंड का मतलब होता है एक राउंड, पूरा कंप्लीट राउंड, तर 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 एक साथ आवाज जो आ गया। तो देखिए जनरली जो है क्या होता है कि एप्लॉज के साथ कलेक्ट करने के लिए, एप्लॉज को, बहुत सारे एप्लॉज को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? राउंड को यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राउंड ऑफ एप्लॉज। क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ एप्लॉज। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 18। देखिए यहां पर क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन किया हुआ जो स्टार से है उसी को पकड़ेंगे। वेल आई प्रीफर ईटिंग एट होम। मैं घर पे खाना पसंद करता हूं। फ्रॉम ईटिंग आउट, देखिए बाहर खाने से हम घर पे खाना पसंद करते हैं, ये बोलना चाह रहा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए एक सिंपल सा बात कि ये जो वर्ड प्रीफर है ना, प्रीफर, ये जब भी यूज होता है कंपेयर करने के लिए, तो वहां पर कंपेयर करने के लिए जिन दो चीजों से कंपेयर करता है उसको रिलेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन फ्रॉम कभी नहीं होगा। वो प्रीपोजिशन क्या होता है? टू होता है। आई प्रीफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं। तो ये याद रखिए, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। इसको हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद वही प्रीपोजिशन हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉन्ड के बाद ऑफ आएगा, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। अकॉर्डिंग के बाद टू आएगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका एरर क्या है? टू ईटिंग हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो, अच्छा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई समझते हैं हम लोग। आई ओपनड द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला बीनीथ द टेबल। ठीक है। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक ऑफ ए बुक। देखिए टेबल के नीचे एक बॉक्स था, उसको मैंने खोला, उस बॉक्स को खोला और उस बॉक्स में से मैंने एक बुक निकाला। द मटेरिया
मेडिका, ये बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। अच्छा, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो पार्ट दिया हुआ है आपको टुक ऑफ, इसको देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, टुक ऑफ को चेंज करना है। देखिए कहीं से कोई चीज बाहर जब निकालेंगे तो टुक ऑफ नहीं होगा, टुक आउट होगा। वहां से बाहर निकालो टुक आउट होगा, तो टुक ऑफ के जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, टुक आउट, जो नंबर 1 में है, ये इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए क्या है, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन से आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना। देखिए वैकेंसीज, वैकेंसी का स्पेलिंग चुनना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। देखिए आपका जो स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग का एक रूल होता है, स्पेलिंग रूल बोल करके एक चैप्टर है आपको एसएससी में, अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो इसको जरूर कर लीजिए, स्पेलिंग रूल को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पे मेरा वीडियो जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सब तैयारी हो रही है। तो स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग के बारे में एक बात बताएंगे, स्पेलिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ साइट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मेमोराइजिंग। आप कभी भी स्पेलिंग याद नहीं कर सकते हैं। देखिए एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कोई वर्ड को देखते हैं ना, तो वर्ड को देख के ही लग जाता कि इसका स्पेलिंग गलत है। अच्छा, कभी कोई वर्ड का स्पेलिंग आपको लिखना हो, ठीक है ना, तो आप बोलते हैं हम ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि वर्ड का जो होता है ना, एक फिगर होता है, एक फेस होता है, एक उसका रूप होता है, जो देख करके पहचान में जाता है कि ये गलत है या सही है। तो वैकेंसीज का स्पेलिंग तो गलत तो है। अब 4 को ऑप्शन दिया, चारों को पढ़िए, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो एकदम साफ साफ पता चल रहा है वैकेंसीज जो है आपका 4 नंबर में जो वैकेंसीज है वो सही है, VACANCIES, ये सही है। 3 नंबर में खाली VE कर दिया इसलिए गलत है, ऊपर वाला तो बहुत ही गलत है, छोड़ दीजिए। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है।